ओम्स लॉ समझने से पहले अगर एक कंडीशन को समझ लें, तो जैसा कि ये टॉर्च है और इस टॉर्च में अगर हम नए बैटरी को डालते हैं तो इसका फोकस बहुत ज़्यादा होगा, और जब उसी टॉर्च को हम दूसरे दिन जलाते हैं तो टॉर्च का फोकस कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम तीसरवें दिन करते हैं तो उसकी फोकस और कम हो जाती है। इसी तरह से अगर हम एक सप्ताह तक जलाते रहेंगे तो धीरे धीरे टॉर्च की लाइट कम होती चली जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे जैसे बैटरी डाउन हो रही है वैसे वैसे लाइट कम हो रही है, और इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। हम देखते हैं ओम्स लॉ के कुछ स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। क्योंकि टॉर्च में क्या हो रहा था, जब तक वोल्टेज ज़्यादा था, जैसा कि देख रहे हैं कि जब जब वोल्टेज इसको ज़्यादा मिल रहा था तो करंट भी ज़्यादा मिल रहा था। जब हमने न्यू बैटरी लगाया उस समय वोल्टेज ज़्यादा था, और इसीलिए इस टॉर्च का जो लाइट था वो ज़्यादा था। जैसे जैसे वोल्टेज कम होता चला गया वैसे वैसे इसकी लाइट भी कम होती चली गई, और इसी रिलेशनशिप को, वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप को ही हम ओम्स लॉ कहा करते हैं। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर वोल्टेज कम हो जाएगा तो करंट भी कम हो जाएगा। और इसीलिए हम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। लेकिन हम बेटर कहेंगे कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होना चाहिए। ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, इस साइन को ही हम कहा करते हैं प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ब्रेक करके इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर आ जाता है। यहाँ पर जो आर है वो कांस्टेंट है, और हम चाहें तो करंट को इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टेज अपॉन आर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे मैंने एक बल्ब लिया, उसमें 1.5 वोल्ट मैंने लगाया, तो बल्ब का रोशनी कुछ भी हो सकता है। फिर हमने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ा दिया। अब हम लोग 2 वोल्ट सिस्टम लगा दिया, और इससे हमने क्या किया, बल्ब को कनेक्ट कर दिया, तो वोल्टेज और ज़्यादा हो जाएगा। और हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया, सपोज़ कीजिए 5 वोल्ट को, और फिर इसको हम लोग एक बल्ब से कनेक्ट किया तो वोल्टेज और बढ़ जाएगा। तो आपने क्या नोटिस किया कि जब जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं करंट भी बढ़ता चला जाता है, और अगर हम वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट भी कम होता चला जाता है। एंड दिस वोल्टेज एंड करंट रिलेशन इज नॉन एज ओम्स लॉ। तो हमने ये देख लिया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस लिए आया, क्योंकि ये बताता है कि जब जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ना शुरू होगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि मैंने अभी तुरंत ही बताया कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ब्रेक करेंगे इक्वल टू में, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आर आ जाएगा जो कि फिक्स्ड रहेगा।
और इसको हम लोग कहा करते हैं रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस क्या होता है, इस रेसिस्टेंस वर्ड को भी हम क्लियर करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि तार के अंदर कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, मतलब आपस में ही ये कोलाइड होते रहते हैं। तो इनके कॉलिजन से ये होता है कि करंट को आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होने लगती है। ये सारे इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड स्पीड के साथ एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते हैं और करंट को ज़्यादा क्रिएट नहीं होने देते हैं। तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन की वजह से होता है, ये इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करना शुरू कर जाते हैं और ऐसी प्रॉपर्टी वाले को ही हम रेसिस्टेंस कहा करते हैं। जैसा कि डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या है, सब्सटेंस के ज़रिए एक ऑपोजिशन ऑफर्ड किया जाता है ताकि करंट को फ्लो करने में मुश्किलात का सामना करना पड़े, और इसी को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। अब हमें ये देखना है कि आखिरकार ये ऑपोजिशन क्यों हमें क्रिएट हुआ। तो जस्ट मैंने अभी समझाया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में कॉलिजन करते रहते हैं। अब ऐसा यूनिट आखिरकार रेसिस्टेंस का क्या होगा, तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो हमारा होता है वो होता है ओम। अगर आप चाहें तो इसी रेसिस्टेंस को इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग इस रिलेशन से देखते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर हुआ करता है। तो अगर मैं आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो आर इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा, वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज का हमारा वोल्ट हुआ करता है और करंट का एम्पियर हुआ करता है। तो हमारा अनदर एक यूनिट बना करता है, दैट इज वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन इसके जगह पर हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ओम। ये एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, और इन्हीं के नाम पर रखा गया था, जिनका नाम ही ओम साइमन था। अब हमें यहाँ देखना है कि अगर हम इस इक्वेशन को वापस समझें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर करंट और रेसिस्टेंस आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रेसिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं तो करंट कम हो रहा है, और जब हम रेसिस्टेंस को घटाते हैं तो करंट ज़्यादा हो रहा है। और ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन बहुत ज़्यादा होगा और ये करंट को फ्लो करने में दिक्कत पैदा करेगा, तो करंट कम हो जाएगा। और अगर रेसिस्टेंस बहुत कम होता है तो करंट बहुत अच्छे से फॉलो करेगा। सो लो रेसिस्टेंस अगर होगा तो गुड कंडक्टर कहलाएगा, और हाई रेसिस्टेंस होगा तो पुअर कंडक्टर के कैटेगरी में रखा जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ओम्स लॉ फ्लॉप हो जाता है, ये वैलिड नहीं करता है जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम या सेमीकंडक्टर में काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और सेमीकंडक्टर्स में ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप बना सकते हैं, जैसा कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप एक बीकर या ग्लास लीजिए, उस ग्लास में आप पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आप उसमें इस तरह से कुछ नमक डाल दीजिए और एक बैटरी को इससे रिलेटेड कनेक्ट करके वायर को इसके अंदर डाल दीजिए। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के ज़रिए एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसमें आप ओम्स लॉ वैलिड नहीं कर सकते हैं, आप सेमीकंडक्टर में भी ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाउ मच current will an electric bulb drawn from 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में ओम होना चाहिए। तो
हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में जो लगा हुआ है उस फिलामेंट का रेसिस्टेंस 12 ओम है और उस बल्ब को कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट सोर्स से। तो पता करना है कि आखिरकार वो कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो करंट हमें निकालना है, करंट इज इक्वल टू वाट, और इस बल्ब को हमने कनेक्ट किया हुआ है 220 वोल्ट से, जो कि हमारा ये क्या है, वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये बल्ब का एक फिलामेंट है, उसको कनेक्ट किया गया है बल्ब से और उस बल्ब के फिलामेंट का रेसिस्टेंस 1200 ओम दिया हुआ है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक हमारे पास बल्ब है और ये बल्ब का फिलामेंट है और इस फिलामेंट का रेसिस्टेंस 1200 ओम है। हमें ये पता करना है कि आखिरकार ये करंट कितना बनाएगा। तो देखिए, वोल्टेज, रेसिस्टेंस और करंट के बीच का रिलेशनशिप है जो कि ओम्स लॉ को दर्शाता है। सो V इज इक्वल टू IR होता था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो हम क्या देख सकते हैं कि हमें इसमें करंट कैलकुलेट करना है। सो करंट इज इक्वल टू, अब मैं इसको इधर लेकर आऊँगा तो V अपॉन R मिलेगा। सो वोल्टेज हमारे पास 220 है और रेसिस्टेंस 1200 है। इनको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा दैट इज 0.18 एम्पियर। तो हमारा फाइनल आंसर 0.18 एम्पियर आता है। उसी तरह से एक दूसरा हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच करेंट वेल एन इलेक्ट्रिक हीटर। तो हमें इसमें भी निकालना था कि करेंट कितना है, और जबकि इस इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल को हम सोर्सेस जो है वो 220 वोल्ट दे रहे हैं और इस हीटर कॉइल का रेसिस्टेंस जो है वो है 100 ओम। तो हमने देखा करंट, वोल्टेज और रेसिस्टेंस के बीच में ओम्स लॉ का रिलेशन है V इक्वल टू IR। अब आप देखिए कि मुझे करंट पता करना है, दैट्स वाई I इज इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज हमारे पास 220 वोल्ट है और रेसिस्टेंस हमारे पास 100 है, दैट इज 2.2 एम्पियर करंट जनरेट करेगा। एक हमारे पास बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर है और इस इलेक्ट्रिक हीटर को 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दिया गया था और जब ये 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से जुड़ा हुआ था तो ये 4 एम्पियर करंट को ड्रॉ कर रहा था। अब हमने क्या कर दिया, इसी इलेक्ट्रिक हीटर को हमने पोटेंशियल डिफरेंस 120 से कनेक्ट कर दिया। तो अब पता करना है कि आखिरकार इस सिचुएशन पर करंट कितना ड्रॉ कर रहा होगा। तो चलिए थोड़ा सा अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो देखिए, शुरू कंडीशन में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर था वो कितना वोल्टेज ले रहा था, 60 वोल्ट ले रहा था। और सेकेंड सिचुएशन पे अगर हम देखें तो यही इलेक्ट्रिक हीटर 120 वोल्ट सोर्स से कनेक्टेड है।
तो हमने आपको ओम्स लॉ में बताया था कि अगर वोल्टेज बढ़ जाता है तो करंट बढ़ जाना चाहिए। अभी वोल्टेज शुरू में 60 वोल्ट है तो करंट 4 एम्पियर है। अब देखिए यहाँ पर करंट उसका 120 वोल्ट है, तो डेफिनेटली इसका करंट 4 से ऊपर आना चाहिए, क्योंकि ये ओम्स लॉ कहता है। तो चलिए इसको अब हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या हमारा इसमें शो करता है। तो हम देखते हैं फर्स्ट केस की तरफ। तो केस 1 हमारे पास है। केस 1 में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास वोल्टेज उस समय पर 60 वोल्ट है, और जब हमने उस समय इलेक्ट्रिक हीटर को जोड़ के रखा था 60 वोल्ट से, तो वो 4 एम्पियर करंट को ड्रॉ कर रहा था। केस 2 में हमने क्या कर दिया, तो केस 2 में हमने क्या कि वोल्टेज को हमने क्या कर दिया, बदल दिया। मतलब वोल्टेज को बढ़ाकर हमने 120 वोल्ट कर दिया। तो सिचुएशन ये हुआ कि इस सिचुएशन पर करंट उसको कितना मिलेगा। अगर आप ध्यान दें तो दोनों केसेस में एक चीज़ है। अगर ओम्स लॉ को थोड़ा सा याद किया जाए तो ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। तो देखिए मैंने बताया था कि R जो होगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के रिस्पेक्ट में R हमारा कांस्टेंट हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक हीटर तो नहीं बदला, वही इलेक्ट्रिक हीटर 60 वोल्ट से जुड़ा और वही इलेक्ट्रिक हीटर आपका 120 वोल्ट से जुड़ गया, तो रेजिस्टेंस फिक्स्ड का फिक्स्ड रहा। तो हम इस रिलेशनशिप से सबसे पहले केस 1 में से इसे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसे अगर देखने की कोशिश करें तो हमारे पास R इज इक्वल टू V अपॉन I होगा। अब देखिए वोल्टेज फर्स्ट केस में हमारे पास 60 दिया हुआ है और करंट हमारे पास 4 एम्पियर दिया हुआ है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रेसिस्टेंस इतना मिल चुका है, ये हमारे पास इतना रेसिस्टेंस हुआ। अब ये जो रेसिस्टेंस है ये रेसिस्टेंस तो फिक्स्ड है, ये तो बदलेगा नहीं, तो हम फिर से इसी चीज़ को यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो इसी रिलेशन से हम क्या ले लेंगे, V इक्वल टू आई आर। अभी हमें इस सिचुएशन से क्या निकालना है, सेकंड सिचुएशन से करंट को। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो इस सिचुएशन पर वोल्टेज हमारे पास 120 है और ये हमारा डिवाइड, और हमारे पास 60 अपॉन 4 दिया हुआ है। देन हमें पता है कि 1 अपॉन 120 इंटू 4 ऊपर चला जाता है और 60 नीचे आ जाता है हमारे पास। सो कैलकुलेशन अगर हम करें तो कैलकुलेशन में हमें ये मिलेगा कि ये तो कट जाएगा और ये हमारा इतना हो जाएगा, दैट इज़ 8 एम्पियर करंट यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। तो हमने जैसा सिचुएशन देख लिया कि वोल्टेज पहले सिचुएशन पर 60 वोल्ट था तो करंट 4 एम्पियर मिल रहा था, और जब हमने वोल्टेज बढ़ा दिया 120 वोल्ट तो करंट भी बढ़ गया। और इसी रिलेशन को मैंने बताया था कि जब वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, या वोल्टेज जब घट जाएगा तो करंट भी घट जाएगा। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, और इसी रिलेशनशिप को हम ओम्स लॉ कहा करते हैं। क्वेश्चन है कि अब एक वायर है, उस वायर को हमने पोटेंशियल डिफरेंस उसका जो PD है, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हमने डबल कर दिया है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये एक बेहतर क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं कि एक वायर है और इस वायर में हमने इसके वोल्टेज को डबल कर दिया। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा क्वांटिटीज अफेक्ट कर जाएगा, इसका रेसिस्टेंस किस तरह से अफेक्ट करेगा और इसका करंट किस तरह से अफेक्ट करेगा। तो हम क्वेश्चन को देख लें कि एक वायर है
और ये वायर का पहले वोल्टेज V था, तो जितना वोल्टेज होगा उतना करंट होगा, मतलब V इज इक्वल टू IR होगा। लेकिन हमने क्या देख लिया कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। बट इस बार हमने क्या कर दिया, वोल्टेज को डबल कर दिया, तो करंट भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। क्योंकि अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ जाएगा, लेकिन इसका रेसिस्टेंस अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तार तो वही है, तो तार तो बदला ही नहीं, तो रेसिस्टेंस बदलेगा ही नहीं हमारा। दैट्स वाई, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि हमने वायर को अगर वोल्टेज डबल कर दिया तो उनमें से रेसिस्टेंस अनअफेक्टेड होगा, मतलब रेसिस्टेंस किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेगा। लेकिन करंट क्या होगा, करंट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ना चाहिए। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है और ये इलेक्ट्रिक आयरन 3.4 एम्पीयर करंट को ड्रॉ करता है जब इस आयरन को हम 220 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं। अब सेकंड सिचुएशन में पूछ रहा है कि करंट क्या होगा अगर हम इस इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट कर देंगे 110 वोल्ट से। तो फिर से वही कहानी, ओम्स लॉ आप रिमेंबर कीजिए। ओम्स लॉ में क्या कहता था कि वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ जाएगा और वोल्टेज घटने से करंट घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले वोल्टेज 220 वोल्ट था तो करंट इतना था, अब यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया, घट गया, 110 वोल्ट में आ गया है। तो डेफिनेटली अब जो भी करंट आएगा 3.4 एम्पीयर से कम ही आएगा। तो अब चलिए इसको हम लोग न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करके देखते हैं। हमें पता है कि इसमें केस 1 है, तो हमारा ये केस 1 होता है और केस 1 में हम देखते हैं कि वोल्टेज हमने दिया हुआ है 220 वोल्ट का और इस समय पर करंट हमें जो मिल रहा है वो है 3.4 एम्पीयर का। अब दूसरा केस हमारे पास आता है केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या होता है कि वोल्टेज इस बार हमने कम कर दिया 110 वोल्ट, तो हमें पता करना है कि करंट कितना होगा। अब इन दोनों केसेस में ढूंढिए कि क्या चीज़ नहीं बदला। तो इन दोनों चीज़ों में इलेक्ट्रिक आयरन नहीं बदला, जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन था वो तो वही रह गया, इसका मतलब रेसिस्टेंस कांस्टेंट रह गया। सो हमें पता है दैट इज V इज इक्वल टू IR होगा। तो पहले वाले कंडीशन से हम R को बाहर निकालेंगे। सो R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा। वोल्टेज फर्स्ट केस में हमारे पास 220 है और करंट हमारे पास 3.4 एम्पियर है। सो हमारा रेसिस्टेंस जो निकलेगा वो होगा 64.7 ओम। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले केस को लेते हैं। सेकेंड वाले केस में हम ओम्स लॉ को फिर उसी तरह से अप्लाई करेंगे, दैट इज V इज इक्वल टू IR। अब हमारे पास रेसिस्टेंस तो मिल चुका है, अब हम करंट को बाहर निकालना चाहते हैं। करंट इज इक्वल टू V अपॉन R होगा। वोल्टेज इस सिचुएशन पे हमारे पास 110 है और रेसिस्टेंस हमारे पास 64.7 है। सो करंट हमारे पास 1.7 एम्पियर दिया हुआ है। तो आपने देखा कि यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा था, अब वोल्टेज कम हो गया, तो करंट पहले 3.4 था, अब करंट 1.7 एम्पियर आ गया। तो करंट भी क्या हो गया, कम हो गया। तो वोल्टेज कम होने से करंट भी कम होता है और इसी रिलेशन को हम ओम्स लॉ कहा करते हैं, जिसमें रेसिस्टेंस फिक्स्ड हुआ करता है।